हेल, हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। यार, वर्क एनर्जी पावर का एक लेक्चर था लास्ट में जो हम अपलोड किए थे, उसमें आवाज बहुत कट रहा था। बाद में हम देखे, बीच में, शुरुआत में तो नहीं था, बीच में, तो आई थॉट कि उसको री रिकॉर्ड किया जाए। तो वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द थर्ड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी पावर। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स हम लोग पढ़े हैं बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स में स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, तो दोनों के द्वारा वर्क देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय gravitational force. For a change, we are using iPad and pencil. No, इससे पहले तो स्मार्ट बोर्ड यूज किया करते थे, कर रहे हैं अभी इस कारण से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए, एक मिनट सर, हाँ, यहाँ पे हम लोग रखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सबसे पहले हमको एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है। अगर हम इसका मास m कर दिए हैं तो धरती इस पर कितना फोर्स लगाएगी? नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगी? m इंटू जी। अभी जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स मान रहे हैं वो अर्थ सरफेस के नजदीक मान रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, माने जी कांस्टेंट है। अभी ब्लॉक को मूव भी कराएंगे, लेकिन ब्लॉक को उतना ही मूव कराएंगे कि उससे जी का वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो, तो जी को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अर्थ जो है mg फोर्स लगा रहा है। हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि इस ब्लॉक को अगर मैं डिस्प्लेस कराऊं h से, तो वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। मान लीजिए इस ब्लॉक को हम यहाँ से h नीचे लेके आ गए, डायरेक्टली ये h नीचे लेके आ गए। तो जब हम अगर इसको, इस ब्लॉक को h नीचे लेके आ गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखेंगे तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो तो होता है F डॉट S या Fs cos थीटा, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो भाई साहब होगा यूं कि यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इज h into cos theta is cos 0 degree. So work done by gravity is plus mg h. Work done by gravity is plus mg h. ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लाए, work done by gravity plus mg h. अब एक बात बताइए, अगर इसी ब्लॉक को, अभी हम यहाँ तक लेके आए थे सर, ठीक है, अगर इसी ब्लॉक को इस रास्ते से, लेवल ऑफ वर्टिकल लेवल सेम ही रहता, लेकिन हम ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लाते, और मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट होता s और ये एंगल होता थीटा, तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम लोग लिखते हैं इस वाले केस में, तो वर्क डन का वैल्यू लिखते हैं W इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि नीचे लग रहा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट s जो कि किसी एंगल पे लग रहा है, इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जरा आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, जिसमें हाइपोटेनस होगा s, वर्टिकल हाइट होगा h और ये एंगल होगा थीटा। ठीक, तो सॉरी, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो हम s cos थीटा को किसके बराबर लिखेंगे? s cos थीटा को लिखेंगे इक्वल टू h। तो s cos थीटा इज इक्वल टू h हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं?
mgh। ठीक, ब्लॉक को हम वर्टिकल डिस्टेंस सेम लेके जा रहे हैं, रास्ता अलग हो गया लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी भी कितना आया, mgh। दैट ओके। अगर मान लीजिए हम इसी में आपसे ऐसा कहते सर कि सर मान लो कि इस ब्लॉक को सेम वर्टिकल डिस्टेंस लेके आते लेकिन यहां लेके आ जाते, इस तरीके से इस रास्ते से लेके आते। ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लेते हैं x और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। ठीक, तो अभी फिर से हम वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे, mg इंटू एस इंटू कॉस अल्फा, और वापस से एस कॉस अल्फा का वैल्यू जो होगा वो h के बराबर होगा सेम लॉजिक से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा प्लस mgh। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम रहे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम रहेगा। इस ब्लॉक को यहां से, माने ये इनिशियल पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक लेके जाओ या इस फाइनल पोजीशन तक लेके जाओ या एकदम वर्टिकली बिल्कुल नीचे लेके चले जाओ, इन सारे सिचुएशन में केवल हाइट जो है, वर्टिकल हाइट सब में सेम ही है, h ही है। इन सब सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो कितना होगा, प्लस mgh। अब हम आपको एक्स्ट्रा बात सिखा रहे हैं कि आप ये बात जान लीजिए कि किसी भी ब्लॉक को जिसका मास m है, वर्टिकली h डिस्प्लेस कराइए इस रास्ते से या इस रास्ते से या ऐसे घुमा फिरा करके यहां लेके आइए, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में वो वर्टिकली नीचे आ रहा हो h डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा दैट विल बी प्लस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी प्लस mgh। क्लियर? तो कहानी से सीख क्या मिलती है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर एक इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ लिखेंगे। पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है, पूरे डिस्कशन का निचोड़ ये है कि if a block is displaced vertically downward मतलब along the gravity by h vertical height, then work done by gravity will be plus mgh, then work done by gravity will be plus mgh। ठीक, तो पहला बात तो हम लोग ये सीख लिए। अभी इसी का उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर इसी ब्लॉक को, ये m मास का ब्लॉक था, इस पे धरती नीचे फोर्स लगा रहा था, कितना लगा रहा था, mg, और इसी ब्लॉक को हम h से h डिस्प्लेसमेंट ऊपर करा दिए, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg इंटू एच इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। सेम लॉजिक से अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यहां से, सॉरी, सेम ब्लॉक को यहां से यहां लेके चले जाइए। ठीक है, या फिर ऐसे घुमाते फिराते कैसे भी लेके जाइए, ऐसे भी लेके जाइए, लेकिन वर्टिकल हाइट अभी भी कितना होना चाहिए, h होना चाहिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh। तो इस कहानी का निचोड़, ये वाला खाली हाइट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, h। ठीक, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि इफ दूसरा पॉइंट क्या हम लिखें कि इफ a block is displaced vertically upward, if a block is displaced vertically upward, then work by h, vertically upward by h, by
वर्टिकल डिस्टेंस h या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h then work done by gravity is माइनस mgh। ठीक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग समझ गए कि अगर किसी भी ब्लॉक को, कोई भी ब्लॉक है उसको अगर हम h हाइट नीचे लेके आ गए हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ग्रेविटी के अलावा h हाइट नीचे लेके आ गए हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mgh। अगर हम उसको h हाइट ऊपर लेके गए हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh। ओके, सुनिए मेरी बात। अब हम आपको एक दो सवाल करने के लिए देते हैं। मान लीजिए एक वर्टिकल सर्कल है जो कि हम ड्रॉ किए हुए हैं, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और इस वर्टिकल सर्कल में एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको यहां से उठा करके यहां पहुंचा दिए। ठीक, और दिस एंगल इज थीटा। ठीक, और हम आपसे पूछे कि ये I जो है इनिशियल पोजीशन है, F है फाइनल पोजीशन, हमको बता दो कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज सॉरी what is work done by gravity from I to F, from I to F। ठीक, तो इस कार्य के लिए हमको सिंपली ये देखना है कि वर्टिकली ये ब्लॉक कितना ऊपर गया। अगर हम यहां से, ये दूरी r है तो इस दूरी को हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r माइनस r cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा ये होगा माइनस mg, क्योंकि ऊपर गया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा दैट विल बी माइनस mg r माइनस r cos थीटा। ओके, अगर यहीं पर ब्लॉक इनिशियल पोजीशन से ये थीटा एंगल बनाता हुआ ब्लॉक कहीं यहां आ जाता, ठीक है, यहां कहीं आ जाता, f की जगह पे अब हम यहां पे लिख देते हैं f डैश। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम I टू f डैश। तो अगर हम I से f डैश में देखें, ब्लॉक ये I पोजीशन था और यहाँ पर f डैश पोजीशन है। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हाइट होगा, दिस हाइट, ये वाला या फिर कह लो ये वाला, ठीक, तो दिस हाइट विल बी r साइन थीटा, यस और नो, और ये दिस इज r। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस mg r प्लस r साइन थीटा। दिस इज r, ये पूरा लेंथ हो गया r, और इसके बाद ये वाला लेंथ जो है दिस इज r साइन थीटा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल था, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट है, दैट इज r साइन थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg r प्लस r साइन थीटा। दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग, आप स्प्रिंग फोर्स तो जानते हैं, जैसे
ये एक ब्लॉक है, ठीक है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है। ब्लॉक का मास कुछ भी है, ब्लॉक को थोड़ा और छोटा बना लिया जाए, है ना। ठीक, ये नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, ओके। अब हम इस ब्लॉक को, मतलब ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं K है। अब हम लोग क्या किए हैं, हम इस स्प्रिंग को थोड़ा खींचे। कहाँ खींचे, मान लेते हैं कि स्प्रिंग शुरुआत में जो एक्सटेंडेड है, इसको हम लोग नाम दिए हैं XI, इसको हम लोग नाम दिए हैं XI, ठीक। अब फिर यहां से इसको खींच के यहां लेके चले गए, और इस जगह पे जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को हम लोग बोल देते हैं XF, ओके। क्या है कि हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो इनिशियल पोजीशन है, ये वाला इनिशियल और ये वाला फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्क किया गया है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग को हम इन जनरल थोड़ा सा मान लेते हैं कि किसी समय पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से x खींचा हुआ है, और यहाँ पर हम इस स्प्रिंग पे देखें कि फोर्स क्या लग रहा है। तो फोर्स इस पे जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, यस और नो। इस पर फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और कितना स्प्रिंग फोर्स लगेगा, K इंटू एक्स, ठीक है। इसको हम लोग एक्स फाइनल नाम दिए थे। स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है KX। मान लिया जाए यहाँ पे हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं, यहाँ पर हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं। कितने से डिस्प्लेस कराते हैं, dx। लेट्स से हम कितने से डिस्प्लेस करा दिए, dx। तो इस मतलब x पहले खिंचाया हुआ था, और यहां से हम इसको dx खींच दिए। तो इस दौरान जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज वेरी स्मॉल, dw। और इस dw का वैल्यू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 डिग्री, यस और नो। जो छोटा सा वर्क डन होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम dw का वैल्यू जो लिखेंगे, dw बाय स्प्रिंग, वो कितना हो जाएगा, माइनस kx dx। dw बाय स्प्रिंग इज माइनस kx dx, ओके। अब मान लिया जाए कि येलो कलर ठीक रहेगा क्या, देखिए इससे करके थोड़ा, हाँ। अगर हमको टोटल वर्क डन पता करना है, हम लोगों को टोटल वर्क डन W पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे वर्क डन का समेशन या इंटीग्रेशन। क्योंकि ये जो फोर्स है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तो इंटीग्रेशन F डॉट dx होगा। तो इंटीग्रेशन F डॉट dx तो हम लोग लिख लिए हैं माइनस kx dx। तो W जो हो जाएगा माइनस kx dx का इंटीग्रेशन, या dw का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx dx, ओके। अब यहां से हम लोग माइनस k को बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बच जाएगा x इंटू dx। और x का लिमिट जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, x का लिमिट जो है वो जाएगा आपका x इनिशियल से x फाइनल। शुरुआत में x इनिशियल था और बाद में x फाइनल हो गया। इंटीग्रेशन x dx होता है x स्क्वायर बाई 2, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस k x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, x इनिशियल से x फाइनल। तो W का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा माइनस k बाई 2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ओके। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ओके। तो आगे से एकदम रट्टा मार के याद रखना है भाई, एकदम कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। इसमें एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल, एक्स एफ एंड एक्स आई जो है
ये है फाइनल डिफॉर्मेशन, XF इज फाइनल डिफॉर्मेशन एंड XI जो है दैट इज इनिशियल डिफॉर्मेशन। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा हाँ, एक बात और कि ये स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, ये स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इन तीनों पे चर्चा करेंगे। अब मान लीजिएगा अभी वाली सिचुएशन में देखेंगे तो XF का वैल्यू X इनिशियल से ज्यादा है। अभी वाला सिचुएशन अगर देखेगा तो XF का वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पर देखिए X इनिशियल का वैल्यू कम है। एक मिनट, हाँ अब देख रहा होगा आपको, ये XF है एंड दिस इज X इनिशियल। तो XF का वैल्यू X इनिशियल से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि इनिशियली स्प्रिंग एक्सटेंडेड होता ज्यादा और बाद में कम होता, मतलब फाइनल वाला एक्सटेंशन कम है और इनिशियल वाला एक्सटेंशन ज्यादा है। वैसे परिस्थिति में X फाइनल कम होता और X इनिशियल ज्यादा होता, तो ये वाला जो X फाइनल स्क्वायर माइनस X इनिशियल स्क्वायर जो है ये यहाँ वाला इसमें ब्रैकेट वाला टर्म नेगेटिव हो जाता और माइनस साइन बाहर में तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाता। और अगर हम इस स्प्रिंग को जहां था, ये स्प्रिंग जिस परिस्थिति में था, घुमा फिरा के वापस उसी परिस्थिति में लेके चले आए, एक्सटेंड करे लेकिन बाद में फिर वापस वहीं लेके आ जाए, तो फिर X फाइनल और X इनिशियल दोनों बराबर हो जाएगा। उस परिस्थिति में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, जीरो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ, मतलब सिंपल से बात है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग may be positive, may be negative and may be जीरो। स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब यार इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो कैलकुलेशन वगैरह है बहुत सारे केसेस में हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको ऐसा दे दें, एक आध दो सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए ये लेंथ L है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक, और ये स्प्रिंग है, किसी रॉड में हम फंसाए हुए रिंग के सहारे। ये इनिशियल पोजीशन I है और फाइनल पोजीशन F है, ठीक, और हम बोल रहे हैं कि नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है, L है। और हम आपसे पूछे हैं कि फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम I to F। तो ये लेंथ बेस अगर L है तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम आपसे पूछे कि बताओ ये जो हाइपोटेनस हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इस हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा L अपॉन cos 37, सो दैट इज L अपॉन 4/5, दैट इज 5L/4, दैट इज 5L/4। तो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ था L था और खींच करके कितना हो गया 5L/4, खींच करके कितना हो गया 5L/4। तो अगर हम आपसे पूछें कि इनिशियल एक्सटेंशन कितना है, इनिशियल एक्सटेंशन हो जाएगा 5L/4 माइनस L, दैट इज L/4, दैट इज L/4। और फाइनल एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग में, दैट इज 0, दैट इज
जीरो, नेचुरल लेंथ पे आ गया। अरे हाँ ना। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, माइनस हाफ के, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम नहीं दिए थे, आई एम सो सॉरी, के मान लेना, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर मतलब एल बाई फोर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, के एल स्क्वायर बाई 32, के एल स्क्वायर बाई 32, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, इस तरीके का बहुत सारा सवाल हम लोग वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी थियरम में करेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं बहुत सारा कर रहे हैं, अभी सिंपल बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी का क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अभी वर्क डन बाय इसका फ्रिक्शन फोर्स का। तो अभी इतने देर में हम लोग जो पढ़े उसमें क्या क्या पढ़े, पहला चीज तो ये पढ़े कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज प्लस mgh इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली h along the gravity, ग्रेविटी के along अगर h डिस्प्लेसमेंट नीचे आया है ब्लॉक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लॉक h डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। इस दौरान हम ये भी देखें कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे निर्भर किया, वो किस रास्ते से फाइनल पोजीशन पे गया उस पे निर्भर नहीं किया। यहाँ पे हम आपको दिखाए थे ना कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है ये इनिशियल से फाइनल पे जो गया है वो किस रास्ते से गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियल से फाइनल आप किसी भी राह से लेके जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन ग्रेविटी के अलोंग वर्टिकली नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh, ग्रेविटी के अगेंस्ट एच डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। ओके, सिमिलरली आपको स्प्रिंग फोर्स के द्वारा भी जो वर्क डन था वो भी पाथ इंडिपेंडेंट था जी, वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही निर्भर करता था। तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी किस रास्ते से डिस्प्लेस कराया गया है स्प्रिंग को या स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक को, उससे कोई उस पे निर्भर नहीं कर रहा था। वर्क डन बाय स्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता था कि फाइनल एक्सटेंशन क्या है और इनिशियल एक्सटेंशन क्या है। ओके, सो दैट इज वन थिंग, इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लिए। अच्छा, ग्रेविटी का भी वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो भी हो सकता है अगर हम वर्टिकली ना ऊपर लेके जाए ना नीचे लेके जाए, सिंपली हॉरिजॉन्टली ब्लॉक को मूव कराएं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक्स फाइनल अगर एक्स इनिशियल से ज्यादा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा, एक्स फाइनल अगर एक्स इनिशियल से कम होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जीरो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग। अब हम लोगों को पढ़ना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हम लोग क्या पढ़ना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। तो फ्रिक्शन में हम लोग दो प्रकार का फ्रिक्शन का वर्क डन पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन और फिर पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। तो पहले पढ़ लेते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। सुनिए मेरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता है तब। क्या जरूरी नहीं है, ब्लॉक मूव भी कर सकता है, लेकिन जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं मूव करे, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में पहला बात तो ये जानना है हमको कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगने के लिए ये नहीं जरूरी है कि ब्लॉक रुका हुआ हो, ये जरूरी है कि ब्लॉक जिस सरफेस पे है या जिस दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में हम स्टैटिक फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन न हो रहा हो, उनके बीच में स्लिपिंग ना हो रहा हो। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम आपसे पूछे कि जैसे ऐसा एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, यहाँ पे कोफिशिएंट और ये धरती है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है और हम इधर एफ फोर्स लगाते हैं, हम इधर
F फोर्स लगा दी, लेकिन वो F जो है म्यू एम जी से कम है, वो F जो है म्यू एम जी से कम है। अगर F म्यू एम जी से कम होगा तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, तो फोर्स तो लग रहा होगा लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट तो F डॉट एस या Fs cos थीटा में S ही जीरो हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो। देखो पीछे की तरफ फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन डेफिनेटली लग रहा होगा, F का वैल्यू म्यू एम जी से कम है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा और फ्रिक्शन F के बराबर होगा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, दैट ओके, कोई दिक्कत। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी जीरो, पहला बात तो हम लोग ये लिख ले रहे हैं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ क्या है, जीरो। अब हम लोग देखते हैं कि क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है क्या, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा जरा बच्चों। मान लिया जाए कि ये एक ब्लॉक है और इसके नीचे दूसरा ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम A है, इस ब्लॉक का नाम B है, ऑब्वियसली दिस सरफेस इज रफ, दिस इज स्मूथ, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम हम ऐसा देखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग एक फोर्स F लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक। अब हम ऐसा बोल दे रहे हैं कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ऐसा हम सिचुएशन दे दिए कि F फोर्स जो है इसको मूव तो करा रहा है, दोनों ब्लॉक को मूव करा रहा है, लेकिन A और B के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हुआ, आराम से एक A के ऊपर B रखा हुआ है और ये दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि A को एक्सेलरेट जो है वो कौन फोर्स करा रहा है, तो ऑब्वियसली A पर को एक्सेलरेट कराने के लिए कोई और नहीं है बल्कि कौन है, फ्रिक्शन है, जो कि स्टैटिक नेचर का होगा, जो कि A पे फॉरवर्ड लग रहा होगा, और B पे अगर हम B पे देखें तो B पे वही स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे लग रहा होगा, B पे वही स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे लग रहा होगा, ठीक। और अगर हम इस ब्लॉक को S डिस्प्लेस कराए हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, B अगर S डिस्प्लेस किया है तो A भी S ही डिस्प्लेस किया है, ओके। अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक पे जो ब्लॉक जिसका नाम हम लोग A दिए हैं, ब्लॉक A पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस जीरो, और यहाँ पर अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा तो होगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री, इनटू कॉस 180 डिग्री। तो ये दोनों जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, इस पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव है, किस पर, A पर, और B पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है दैट इज नेगेटिव, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 है। जितना A पे पॉजिटिव वर्क डन है उतना ही B पे नेगेटिव वर्क डन है, इज दैट ओके। सो आप कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसी ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर सकता है और किसी ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क भी कर सकता है। तो फिर अच्छा, इन दोनों का अगर हम A पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन देखें तो वो आ रहा है +F इंटू S, और B पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन देखें तो वो हो जाएगा -F इंटू S। इस दोनों वर्क डन का सम जो करेंगे तो दैट विल बी जीरो, इन दोनों वर्क डन का सम देखेंगे तो दैट विल बी जीरो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तीन चीजें सीख मिलती है। पहला, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, मे बी जीरो।
तीनों केस देख ली ना, ए पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पॉजिटिव वर्क किया है, बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क किया है, और ये सबसे शुरुआत वाला जो केस था उसमें जो फ्रिक्शन का वर्क डन था दैट वाज 0, उसमें फ्रिक्शन का वर्क डन वाज 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी 0। दूसरी बात, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन, आई एम सो सॉरी, रुक जाओ, वर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन on both the contact surface, on both the contact surface combined is always 0, is always 0। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है ऊपर वाले ब्लॉक पे देखे यहाँ पे तो पॉजिटिव आया, नीचे वाले ब्लॉक पे नेगेटिव आया, और दोनों मिला करके नेट वर्क डन क्या आया 0। तो दोनों मिला देंगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा और दोनों सरफेस पे मिला करके नेट वेट 0 होगा। हमेशा होगा ये चीज, हमेशा इसलिए होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगी तब रहा जब दोनों के बीच परस्पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दोनों साथ साथ चल रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ से पहले ब्लॉक पे जितना फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा दूसरे ब्लॉक पे उतना ही फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। तो पहले पे जितना फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा दूसरे पे उतना ही फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों पे, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में ऑपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है दोनों के बीच। तो एक पे जितना पॉजिटिव वर्क होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव वर्क होगा, और ओवरऑल वर्क उन दोनों के द्वारा जो होगा वो 0 होगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस कंबाइंड इज ऑलवेज 0। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसका, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल सा बात समझते हैं सर। एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, तो और इसमें हम उधर फोर्स लगा रहे हैं विच इज हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं विच इज ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो ब्लॉक तो डिस्प्लेस कर जाएगा। क्यों डिस्प्लेस कर जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लग सकता है, पीछे की तरफ मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इट्स वैल्यू विल बी म्यू इनटू एन, और एन का वैल्यू जो है दैट विल बी mg। एन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, mg वर्टिकली नीचे लग रहा है, और ऊपर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में n बराबर mg लिखा जा सकता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है दैट विल बी म्यू इनटू n, n इज हाउ मच mg, n इज mg। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा म्यू mg। ओके, अब क्या है कि अगर हम इस ब्लॉक को F फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, ब्लॉक कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगा, ब्लॉक कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगा। तो अगर हम आपसे ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 डिग्री, इनटू cos 180 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा माइनस म्यू mg इंटू एस, माइनस म्यू mg इंटू एस। इज दैट ओके? अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में बी नेगेटिव, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में बी नेगेटिव। अच्छा, इसी में अगर हम पूछे कि नीचे में जो धरती है उस धरती पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो धरती पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे फॉरवर्ड लग रहा है वही काइनेटिक फ्रिक्शन धरती पे किधर लग रहा है, सॉरी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे बैकवर्ड लग रहा है वही काइनेटिक फ्रिक्शन धरती पे फॉरवर्ड लग रहा है, और धरती का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। धरती का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसके द्वारा वर्क डन जो होगा दैट विल बी 0, दैट विल बी 0, है ना। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस
is how much? Is 0. Is how much? Is 0. तो दो सीख मिला, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क सॉरी पॉजिटिव का तो बात नहीं हुआ, नेगेटिव और 0 हो सकता है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन may be negative and it may be 0 and it may be 0, it may be 0। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या पॉजिटिव हो सकता है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कोई ब्लॉक और ब्लॉक वाला केस ले लेते हैं। सुनिए मेरी बात कि एक ये ब्लॉक है जिसका नाम है ए और इसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक है जिसका नाम है बी। इसका नाम क्या है? बी। ठीक, और ये सब जो है किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, और हम क्या कह रहे हैं कि ये नीचे में वाले ब्लॉक पे एक एफ फोर्स लग गया, नीचे वाले ब्लॉक पे कोई एफ फोर्स लग गया। ये ग्राउंड जो है दैट इज स्मूथ, ग्राउंड इज स्मूथ एंड दिस इज रफ। और हम कह रहे हैं कि फोर्स बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि देयर इज स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, देयर इज स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में स्लिपिंग हो रहा है, ऐसा हम आपको दे दिए। तो अब हमको पहले बताओ कि स्लिपिंग हुआ क्यों, कौन ज्यादा एक्सेलरेशन से भागना चाह रहा है जिसकी वजह से स्लिपिंग हुआ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? इस सवाल का जवाब है ऊपर वाला। कौन ज्यादा एक्सेलरेशन से जाना चाह रहा है? नहीं, गलती सलती बोल दी, आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। देखो एफ फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक बी पे, देखो बी पे लग रहा है। अब बी हमको आगे जाना चाह रहा हूं, बी के ऊपर ए रखा हुआ है, तो ए को कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन लेके जाएगा। हम जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे बी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो ए पे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा ताकि ए भी साथ साथ चले, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ा नहीं सकता है। अगर नहीं सकता है तो फिर उसके बाद ब्लॉक बी जो है वो ज्यादा तेजी से भाग जाएगा, ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन या फिर कह लो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा जब स्लिपिंग होने लगेगा। तो अब जब ए और बी के बीच स्लिपिंग होने लगेगा तो हम अगर पूछेंगे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का, तो आपका जवाब होगा बी का, क्योंकि बी ज्यादा तेजी से जाना चाह रहा है इसीलिए स्लिपिंग हुआ है। अब अगर बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो हम अगर बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करो ए पे, तो ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग देखे हुए हैं कि फ्रिक्शन का कोशिश होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन समान कर दे या दोनों साथ साथ चले। तो ए पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड में लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ताकि वो बी के साथ साथ चलने की कोशिश करे, और बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी बैकवर्ड। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात कर लें दोस्त, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कुछ इतना हुआ मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कुछ इतना हुआ। अब हम इसमें जो ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रहा है, कौन ज्यादा से जा रहा है? बी ज्यादा से जा रहा है। क्यों जा रहा है? स्लिपिंग का केस दे दिया तो ऑब्वियसली बी ज्यादा से जा रहा होगा, फोर्स तो बी पे ही लग रहा है ना, तो बी को ज्यादा तेजी से ले जाना चाह रहा होगा इसीलिए स्लिपिंग हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में displacement of B will be greater than displacement of A. Displacement of B will be greater than displacement of A. So work done by friction on A will be kinetic friction into displacement into cos 0 degree into cos 0 degree. So work done by kinetic friction on A is positive. Work done by kinetic friction on B is kinetic friction into displacement of B into cos 180 degree. Obviously, this work done by kinetic friction on A is positive and work done by kinetic friction on B is negative. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन ज्यादा ताकतवर है? Obviously, displacement of B is ज्यादा,
So work done by kinetic friction on B is more negative. Okay. So हम एक चीज देख लिए कि एक kinetic friction किसी ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी पे नेगेटिव वर्क कर सकता है। जीरो वाला केस भी देख लिया, अर्थ पे जीरो वर्क कर रहा था जब ब्लॉक को खींच रहे थे, अर्थ रुका हुआ था। तो kinetic friction का वर्किंग पॉजिटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए, जीरो भी देख लिए। बस एक बात हमको बताओ कि अगर हम इंटरनल kinetic friction का बात करें, माने ए और बी दोनों पे कंबाइंड टोटल बात करें, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा कि नेगेटिव वाला ज्यादा? नेगेटिव वाला ज्यादा। सो इफ वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन, इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन on both the contact surface combined is always negative। दिखा दिया हम आपको ये साबित करके भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कहानी से सीख क्या मिली कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है। लेकिन इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा नेट वर्क डन ऑन बोथ द कांटेक्ट सरफेस इज ऑलवेज नेगेटिव। इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इतनी सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनिएगा। एक दो वर्क डन का कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, वर्क डन बाय फोर्स का। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। सुनिएगा सर, एक ब्लॉक को हम आगे खींच के लेके जा रहे हैं एस डिस्प्लेसमेंट से। ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एस है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू है, और तब हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हम करके देख ही लिए हुए हैं। पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के इंटू एन या म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है, एम जी है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो हो जाएगा म्यू एम जी इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज माइनस म्यू एम जी एस, माइनस म्यू एम जी एस इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। ठीक है सर, एक और सवाल करेंगे हम लोग। आज सवाल का संख्या कम है, अगले क्लास में सवाल का संख्या अच्छा खासा होगा। अगली क्लास में भी नहीं होगा, अगली क्लास में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे। सुनिएगा मेरी बात, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल थीटा है, और ये बेस का लेंथ एल है, और कोई ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ और चलते 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 इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे आ गया, इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे आ गया। अब ये जो है ये इनिशियल सिचुएशन है और बॉटम वाला पॉइंट जो है दैट इज फाइनल सिचुएशन है सर। और हमने आपको क्या दिया कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, तो क्या होगा भाई ब्लॉक तक वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। पहली बात तो फ्रिक्शन का वैल्यू पता कर लें। अगर आप एफबीडी बनाएंगे
तो इंक्लाइन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg साइन थीटा। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, क्या ऑपोजिट होगा नॉर्मल। और अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में आपसे पूछ लूं तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और दैट विल बी म्यू इनटू n, तो दैट इज म्यू इनटू mg cos थीटा। n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा। ओके, अब अगर हम आपसे पूछे कि ये जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस होगा, वो हो जाएगा L अपॉन cos थीटा, L अपॉन cos थीटा। यस और नो? बेस बाई हाइपोटेनस होता है cos थीटा, तो बेस बाई cos थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो व्हाट इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन? वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इंटू L अपॉन cos थीटा इंटू cos 180 डिग्री, इंटू cos 180 डिग्री। एंड cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? -1। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस म्यू mg L। तो सर एक बार देख लीजिएगा, पिछले वाले केस में ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली लेके गए थे S या L, अगर लेके जाते मान लीजिए L होता तो यहाँ पे भी वर्क डन L होता। इज दैट ओके? तो हॉरिजॉन्टली लेके गए L दूरी, तब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रिक्शन हुआ माइनस म्यू mg L, और यहाँ पे हम ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे लेके गए हैं, तब भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हुआ वो हुआ कितना? माइनस म्यू mg L। ठीक है क्या? और इसमें L जो था वो बेस का लेंथ था, इसमें L जो था दैट वाज बेस का लेंथ। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता, बच्चों यार बच्चा 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 ये है, फिर ये है, फिर ये है, इतना ही रखते हैं। इस दूरी को हम लोग ले लेते हैं L1, इस दूरी को ले लेते हैं L2, और इस दूरी को ले लेते हैं L3। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी म्यू, यहाँ भी म्यू, और यहाँ भी म्यू, और ब्लॉक का मास m, ब्लॉक का मास m। ब्लॉक इनिशियल पोजीशन I से फाइनल पोजीशन F तक आया है। ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया गया कि बताओ इनिशियल पोजीशन I से, देख रहे पहले इंक्लाइन के लॉन्ग चला, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल पे चला यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर इंक्लाइन के लॉन्ग चला, और फिर फाइनल पोजीशन F पे आ गया। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो जाएगा दैट विल बी माइनस म्यू mg इंटू L1 माइनस म्यू mg इंटू L2। देखो ये वाला L1 दूरी वाले के लिए वर्क डन अभी हम देखे थे ना इंक्लाइन प्लेन पे, माइनस म्यू mg L आया था, हॉरिजॉन्टल दूरी से मतलब था, तो इसीलिए हम यहाँ इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन के बीच, माने पहला इंक्लाइन पे वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस म्यू mg L1, फिर हॉरिजॉन्टल वाला पोजीशन के लिए हम अभी देखे थे ना बेटा, यहाँ पर L दूरी आने पे माइनस म्यू mg L था, ये वाला जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला है ना। तो इस जगह पे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे माइनस म्यू mg L2, और फाइनल जो इंक्लाइन है यहाँ से यहाँ F के बीच फाइनल इंक्लाइन पे वो हो जाएगा माइनस म्यू mg इंटू L3। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg L1 प्लस L2 प्लस L3। ओके, सो दैट इज द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? नहीं है ना भाई? लो ठीक है, तो कितना भी इंक्लाइन होता है हमको किससे दूर मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल वाले से। तो जब सुनिए मेरी बात, एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं।
ऐसा एक हिल है, ठीक है, ये लेंथ है L और ये लेंथ है H, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एक ब्लॉक है यहाँ पे जिसका मास है M, जिसका मास है M। इस ब्लॉक को यहाँ से बहुत आराम से कोई फोर्स, जो फोर्स ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स होगा, बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लेकर के यहाँ पर गया, इनिशियल पोजीशन I से फाइनल पोजीशन F तक धीरे धीरे। ये ब्लॉक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये फाइनल पोजीशन है मेरा, और दिस इज इनिशियल पोजीशन। ग्रेजुअली लेके गया है, ठीक है। ब्लॉक इज मूव्ड वेरी स्लोली, ब्लॉक इज मूव्ड वेरी स्लोली फ्रॉम I to F, ठीक। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम I to F, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। आराम से सोच के आप बता सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं क्योंकि ये जो आपको पहाड़ी दिए हैं या हिल दिए हैं, इसमें हम छोटा छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं ना। ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, फिर यहाँ एक ट्रायंगल हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, फिर 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 ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरीके से ढेर सारा ट्रायंगल बनते चला जाएगा। नहीं, इंक्लाइन प्लेन आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके का था वैसे ही हो जाएगा, 1 2 3 4 ढेर सारा इंक्लाइन प्लेन होगा, और सब पे बहुत आराम से ब्लॉक को लेके जाया जा रहा है, ठीक। तो हर छोटे से ट्रायंगल के लिए मान लीजिए कि ये वाला लेंथ जो है इसको हम लोग DL लिख देते हैं, ये वाला लेंथ को भी हम लोग DL लिख देते हैं, यहाँ वाले लेंथ को भी कुछ DL लिख देते हैं। तो ये जितना भी आपके पास छोटा छोटा इंक्लाइन प्लेन है उस सब का बेस को हम लोग क्या लिखते जा रहे हैं, DL। इसके ब्लॉक बेस के लेंथ को हम लोग कितना लिखते जा रहे हैं, DL। ओके, तो अगर हम पिछले वाले केस का सिचुएशन ले जिसमें ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर जाता, तब भी यही सिचुएशन होता, तो हम लोग अगर वर्क डन देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, माइनस म्यू mg इनटू ये छोटे छोटे DL का समेशन, ये सारे हॉरिजॉन्टल DL, ये वाला 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 DL, जितना DL है हॉरिजॉन्टल में, ठीक, ये सारे DL का समेशन। तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी L। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg इनटू L। ओके, तो ब्लॉक को अगर स्लोली लेके जाया जा रहा है किसी फोर्स से, ठीक, बहुत आराम से, और यहां से लेकर के F तक, I से F तक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी माइनस म्यू mg L, ठीक। और अगर इसी प्रक्रिया में पूछा जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एक लाइन में लिख सकते हैं थे हम लोग क्या, माइनस म्यू mg इनटू H, नहीं क्योंकि H हाइट ही ऊपर गया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पढ़ेंगे। हो सकता है फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन का कुछ कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।